मंडल कमीशन की नजरों में यह संख्या बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अन्य डेटा ही नहीं था और उन्हें एक नंबर फिक्स करना था। 1931 के डेटा को लिया गया, उसको तत्कालीन भारत की जनसंख्या पर सुपर इम्पोज किया गया और जनता को बता दिया गया कि भारत की जनसंख्या का लगभग 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है। उनके पास टाइम ही नहीं था, सबको फास्ट फॉरवर्ड में एडवांस बनाना था और उसके लिए बैकवर्ड का ठप्पा होना पहले जरूरी था। जाति जनगणना कैसे की जाए, इसको लेकर हटन दुविधा में दिखते हैं। वे बताते हैं कि नेजल इंडेक्स के आधार पर सूची बनाना टेढ़ी खीर है। वे कह रहे हैं कि जनगणना अधिकारी रिस्ले साहब के नाक की माप के आधार पर सामाजिक रैंक को डिसाइड करने की थ्योरी को गालियां देते हैं। जनगणना करने वालों के पास यह तय करने का कोई तरीका नहीं है कि सामने वाला अपनी जाति सही बता रहा है या नहीं, अर्थात जिसने जो कह दिया वह दर्ज हो गया। यह संख्या और समाधान ऑब्जेक्टिव नहीं है। नमस्ते। यूजीसी 2026 से उपजे घटनाक्रम को समझने की यात्रा में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जनगणना की, अर्थात सेंसस की, जो विरोधाभासों, नए पुराने जाति नामों को लेकर कंफ्यूजन और पहचान की राजनीति के गुणागणित का शिकार था। इतना ही नहीं, इस जनगणना को पूरा करने वाले लोगों में निराशा थी रिस्ले के प्रति। वही एच रिस्ले जिन्होंने नाक की ऊंचाई, लंबाई, छोटेपन या नुकीलेपन और चपटेपन के आधार पर बताया था कि भारत में उच्च जाति का कौन है और नीच जाति का कौन। हम बात कर रहे हैं 1931 की जनगणना की, जिसमें अंतिम बार कास्ट एन्यूमरेशन यानी कि भारत में अलग अलग कास्ट की जनसंख्या को गिनने का प्रयास हुआ। अंग्रेजों द्वारा किए गए इस जनगणना को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? क्योंकि भले ही जनगणना अंग्रेजों के समय में हुई हो और इसके बाद कास्ट की कोई जनगणना नहीं हुई हो, लेकिन मंडल कमीशन की नजरों में यह संख्या बहुत मायने रखती है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई अन्य डेटा ही नहीं था और उन्हें एक नंबर फिक्स करना था। हमें आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए, जब हमारा पूरा सिस्टम ही ब्रिटिश सिस्टम का कंटिन्यूएशन है, तो फिर यहाँ भी क्यों नहीं? मंडल आयोग ने 1980 में आई अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि उन्होंने श्री ज्ञानी जैल सिंह जी को लिखा कि उचित संख्या उपलब्ध कराई जाए। कुछ नहीं हुआ। गृह मंत्रालय को भी लिखा, कुछ नहीं हुआ। सो आयोग ने कहा, चलो जो ही हाथ वो ही साथ। 1931 के डेटा को लिया गया, उसको तत्कालीन भारत की जनसंख्या पर सुपर इम्पोज किया गया और जनता को बता दिया गया कि भारत की जनसंख्या का लगभग 52% अन्य पिछड़ा वर्ग है। अब चूंकि कुल आरक्षण को 50% से अधिक नहीं किया जा सकता था, अतः ओबीसी के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि SC/ST को पहले से ही 22.5% आरक्षण प्राप्त था। तो इस प्रकार एक संख्या चिपका दी गई। हम जानते हैं कि मंडल आयोग दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। पहला आयोग था काका कालेलकर आयोग, जिसने अपनी रिपोर्ट 1955 में दी। उनकी भी कमोबेश यही समस्या थी, आंकड़े ही नहीं उपलब्ध थे। रोचक यह कि दोनों ही आयोग समयाभाव से जूझ रहे थे, यानी उनके पास टाइम ही नहीं था। सबको फास्ट फॉरवर्ड में एडवांस बनाना था और उसके लिए बैकवर्ड का ठप्पा होना पहले जरूरी था। बहरहाल आते हैं 1931 के सेंसस पर और देखते हैं कि अंग्रेज बहादुर क्या कह रहे हैं। तत्कालीन सेंसस कमिश्नर JH हटन अपनी रिपोर्ट की भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि कौन किस जाति का है अथवा अपनी जाति क्या बताएगा, यह बात को लेकर बहुतेरे झगड़े हो रहे थे। कम से कम एक मामले में तो एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी गई, क्योंकि झगड़ा इस बात का था कि वह व्यक्ति आदि धर्मी है या सिख। आदि धर्म का मोटे तौर पर अर्थ हुआ मूल निवासी। इसके पीछे के कारण के बारे में हटन लिखते हैं, An excess of the zeal on the part of all parties to register as many adherents as possible in view of the possibility of a communal franchise based on the census returns। अर्थात चूंकि लोगों को लगने लग गया था कि इस गणना के बाद संप्रदाय अथवा समुदाय की संख्या के आधार पर कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं, अतः वे इसके लिए काफी प्रयासरत थे कि उनके समुदाय की संख्या अधिक से अधिक हो।
जाति जनगणना कैसे की जाए, इसको लेकर हटन दुविधा में दिखते हैं। वे बताते हैं कि नेजल इंडेक्स के आधार पर सूची बनाना टेढ़ी खीर है। रिस्ले साहब ने 1881 में ऐसा कर दिया था और ऐसा करके चलते बने थे। टैबुलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर में हटन लिखते हैं, ऑल सब्सीक्वेंट सेंसस ऑफिसर्स इन इंडिया मस्ट हैव कर्स्ड द डे व्हेन इट ऑकर्ड टू सर हर्बर्ट रिस्ले, no doubt in order to test his admirable theory of the relative nasal index, to attempt to draw up a list of castes according to their rank in society. Every census gives rise to a pestiferous deluge of representations accompanied by highly problematic histories asking for recognition of some alleged fact or hypothesis of which The census as a department is not legally competent to judge. यानी वे कह रहे हैं कि जनगणना अधिकारी रिस्ले साहब के नाक की माप के आधार पर सामाजिक रैंक को डिसाइड करने की थ्योरी को गालियां देते हैं। वे यह भी कहते हैं कि प्रत्येक जनगणना में अनेकों याचिकाएं आती हैं, अनेक प्रकार के तर्क दिए जाते हैं किसी एक जाति में शामिल होने के लिए। हटन कहते हैं कि जनगणना करने वालों के पास यह तय करने का कोई तरीका नहीं है कि सामने वाला अपनी जाति सही बता रहा है या नहीं, अर्थात जिसने जो कह दिया वह दर्ज हो गया। 1931 की रिपोर्ट के पेज 472 पर हटन कहते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस कौन है, यह तय करना एक बहुत ही कठिन मामला था। कुल 9 प्रश्न तैयार किए गए थे, जैसे whether the caste or class in question can be served by clean Brahman or not, whether the caste can be served by the barbers, water carriers or tailors etc. who serve the caste Hindus, whether the caste in question pollutes a caste Hindu by contact or proximity आदि आदि। इसके आगे हटन जो लिखते हैं वह ध्यान देने वाली बात है। वे कहते हैं, now it is obvious that several of these tests themselves involve an unknown factor. What is a clean Brahman? What is the line between a high caste and a low caste Hindu, since both adjectives may and ordinarily would have a merely comparative sense? अर्थात वे कह रहे हैं कि हमने प्रश्न तैयार तो कर लिए, लेकिन यह तय कौन करेगा कि शुद्ध ब्राह्मण कौन है, ऊंची और नीची जाति को कैसे डिसाइड किया जाएगा। यानी वे पूछ रहे हैं कि किसी ब्राह्मण का दूषित होना कैसे तय होगा, मंदिर में घुसने की अनुमति को कैसे आंका जाए, क्योंकि कुछ हैं जिन्हें मंदिर के भीतर आने की अनुमति है लेकिन गर्भगृह में नहीं, और कुछ हैं जिन्हें मंदिर के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। पेज 473 पर वे लिखते हैं कि कुछ एक जातियां जैसे भंगी आदि एक्सटीरियर कास्ट माने जा सकते हैं, अर्थात वे जिन्हें हिंदू किसी भी प्रकार से अपने पास नहीं आने देना चाहते। किंतु वे अन्य डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लिखते हैं, इट सर्टेनली इज नॉट द केस दैट अ कास्ट which is depressed in one part of India is depressed everywhere। अर्थात यह नहीं कहा जा सकता कि एक कास्ट भारत के किसी एक भाग में डिप्रेस्ड है तो वह पूरे भारत में ही डिप्रेस्ड है। इतना ही नहीं, वे यह भी लिखते हैं कि हालांकि गणना करने वालों को कहा गया था कि अपने अपने प्रांतों में अपनी अपनी लिस्ट बनाएं, लेकिन सेंट्रल प्रोविंसेस यानी कि आज का अधिकांश मध्य प्रदेश में स्थिति यह थी कि प्रत्येक जिले की अलग अलग लिस्ट बनाने की नौबत आ गई और पूरे प्रांत के लिए एक लिस्ट बनाना असंभव था। कई ऐसे ट्राइब्स या कास्ट थे जो सामान्यतः उन 9 प्रश्नों के अंतर्गत आ जाते, पर ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी प्रकार की बंदिश अथवा प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ रहा था। इनमें से कई ट्राइब्स के लोग जो सशक्त हैं वे स्वयं अपने को क्षत्रिय अथवा राजपूत कास्ट में गिनवाते थे। कुछ कास्ट अथवा ट्राइब्स ने पूरी तरह स्वयं को ट्वाइस बॉर्न यानी कि द्विज अर्थात ब्राह्मण घोषित कर दिया था। स्वयं को किस कास्ट में रजिस्टर करवाना है इसको लेकर भी गणना अधिकारियों के सामने समस्या थी। जैसे हटन उस समय लिखते हैं पेज 432 पर, और मैं कोट कर रहा हूं, प्रैक्टिकली एवरी हिंदू हु क्लेम्स टू बी हिंदू एट ऑल वुड क्लेम टू बी आइदर अ ब्राह्मण और क्षत्रिय। इवन कास्ट्स ऑफ in the United Provinces have dropped their characteristic nomenclature and at this census returned themselves as sun or moon descendant Rajputs। अर्थात वे यह कह रहे हैं कि कोई भी हिंदू स्वयं को ब्राह्मण या क्षत्रिय ही बताएगा
और आगे कहते हैं कि यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि आज के अधिकांश उत्तर प्रदेश में निचली जाति के लोगों ने स्वयं को इस जनगणना में सूर्यवंशी या चंद्रवंशी राजपूत बताया। पेज 432 पर हटन मद्रास के एक सेंसस सुपरिटेंडेंट को उद्धृत करते हैं। सुपरिटेंडेंट साहब कह रहे हैं कि कास्ट के इतने सारे नाम हैं, इतनी फ्लूइडिटी, इतनी तरलता है कि बेहतर होता कि यह धर्मों के हिसाब से ही होता, यानी हिंदू मुस्लिम ऐसे करके फिक्स कर देते, कास्ट के चक्कर में हम नहीं फंसते। यह सुपरिटेंडेंट उन्हें बताता है कि 1921 में तमिलनाडु में नाई समाज ने स्वयं की जाति का नाम अम्बट्टन बताया था और उनकी जनसंख्या 2,27,000 बताई गई थी। 1931 में अम्बट्टन की संख्या मात्र 10,000 रह गई और नए नए कास्ट उभर आए, जैसे नाई, नवथन, नाई ब्राह्मण, नौटियान, पेरियारी। इतना ही नहीं, सुपरिटेंडेंट उन्हें यह भी बताता है कि कूर्ग के इलाके में एक व्यक्ति जो पानी लाने और भरने का कार्य करता है, उसने अपनी कास्ट सूर्यवंशी बताई। अर्थात नाम के आधार पर होने वाली कास्ट की इस कवायद का कोई भी ठोस आधार नहीं था और जनगणना करने वालों के सामने और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वे उस जाति के नाम को लिख लें। हटन आगे लिखते हैं और यह महत्वपूर्ण है। अगेन there are number of castes who, though they are regarded by interior Hindus as ceremonially polluting and such as from whose hands water cannot be taken, have in many such cases such strong caste organizations and include so many individuals of substance and education that they have built up for themselves a strong position which obviates the need for any special measures for their social, पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोटेक्शन। स्पष्ट है वे यह कह रहे हैं कि कुछ कास्ट ऐसे हैं जिन्हें अनुष्ठान आदि में प्रदूषित करने वाला माना जा सकता था, लेकिन वे शिक्षा, अपनी कास्ट ऑर्गेनाइजेशन और प्रभावशाली व्यक्तित्वों के कारण ऐसी स्थिति में हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी। दक्षिण भारत में इरुआ एक ऐसी ही कास्ट थी। ठीक उसी प्रकार बंगाल और असम के क्रमशः साहा, तेली और महिष ऐसे कास्ट थे जो किसी भी प्रकार से उन्हें डिप्रेस्ड क्लास में लाए जाने के विरोध कर रहे थे। हटन बताते हैं कि असम में तो ऐसी स्थिति है कि तथाकथित एक्सटीरियर कास्ट और ट्राइब्स इतनी अधिक संख्या में हैं और इंटीरियर हिंदू कास्ट इतने कम कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या झेलने की नौबत ही नहीं आती। ये जो सारे उदाहरण दिए गए हैं उनको यदि संपूर्णता में देखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कास्ट कोई फ्रोजन रियलिटी का हिस्सा नहीं दिखता। समाज है, समाज में कैटेगराइजेशन है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ के ऐतिहासिक कारण है। जो आज जैसा है वह कल किसी और जैसा हो सकता है और जो आज डिप्रेस्ड क्लास में है वह कल क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। यह भी स्पष्ट है कि कई सारे समूह अपने को डिप्रेस्ड क्लासेस में गिने जाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे, जबकि कई सारे लोग डिप्रेस्ड क्लास का हिस्सा नहीं होना चाहते थे और यह निर्णय उस समय की राजनीति से प्रेरित था। एक प्रकार से कहें तो उस समय के हिसाब से यह उनका एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट था जिसके आधार पर वे अपना रुख तय कर रहे थे। ऐसे में जब 1931 की गणना के आधार पर मंडल आयोग 1980 में किसी प्रकार की संख्या तक पहुंचता है और कहता है कि ये लोग पिछड़े हैं, इनकी इतनी संख्या है और इसलिए उन्हें इतना आरक्षण चाहिए, तब यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि यह संख्या और समाधान ऑब्जेक्टिव नहीं है। लगभग 50 वर्ष पहले के आंकड़े, ऐसे आंकड़े जिनके बारे में उनको तैयार करने वाला ही आत्मविश्वास से भरा नहीं दिखता, ऐसे आंकड़े को लेकर आज के परिप्रेक्ष्य में कोई नंबर फिक्स कर देना और उसी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को समेट देना, यह निश्चित ही किसी देश और किसी समाज के लिए उचित नहीं है। फिर भी आज भी कई समूहों की ओर से मांगे की जा रही हैं, पिछड़ा वर्ग में शामिल होने की होड़ सी भी लगी हुई है। यह उचित हो या अनुचित, इतना तो तय है कि यह फ्रोजन नहीं है। 2014 से 2024 के बीच में लगभग 365 जाति समूहों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को ज्ञापन दिया कि उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाए। अतः आज जो तथाकथित सवर्ण या जनरल क्लास का माना जाता है वह कल पिछड़ा भी हो सकता है। ऐसे में हजारों वर्ष के
शोषण के नैरेटिव की कोई औकात है क्या, या होनी चाहिए क्या? इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मंडल आयोग और काका कालेलकर आयोग के बारे में। क्या सोच थी इन आयोगों की और आज वे कितने प्रासंगिक हैं भी या नहीं, जानेंगे इसके बारे में। नमस्ते।